नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबों का एपीएन दर्पण में। कहते हैं दर्पण में जो कुछ भी दिखता है वो सही, सटीक और सच्चा होता है। एपीएन दर्पण जो कार्यक्रम है वो सही, सटीक और सच्ची तस्वीर दिखाने की एक कोशिश है, एक वादा है और इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है। और सबसे सही, सच्ची और सटीक तस्वीर देवभूमि की क्या है, इस खास विचार मंच के द्वारा आप जान पाएंगे। पूरे देश को ये पता चल पाएगा कि उत्तराखंड आखिर विकास के कितने कदम चल चुका है और कहाँ तक पहुँचने वाला है, कहाँ लक्ष्य है, कहाँ मंजिल है। इसके पहले कि ये कार्यक्रम हम शुरू करें, एक बार आप सबों से ज़रूर आग्रह करूँगी कि उत्तराखंड की भूमि यदि जानी जाती है, देवभूमि तो है ही, इसके अलावा यहाँ की पानी और यहाँ की जवानी सबसे ज़्यादा जानी जाती है। दुर्भाग्य की बात है और इस बात का एक गुस्सा भी है हम सभी भारतीयों के अंदर कि कुछ कायराना हरकतों की वजह से हमारे जवान आज शहीद हुए हैं। लेकिन उनकी ये शहादत, उनका कतरा कतरा जो खून का है, उसका बदला हम सभी लेंगे। ये इस बात की ताकीद हमारी सरकार ने भी की है और हम सभी भारतीयों के अंदर भी यही जज्बा है। ये जवान हैं तो हमारा हिंदुस्तान है। एक बार सब मिलके हम अपने जवानों को याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि हमने अभी दी है। इस बात की ताकीद भी करेंगे, इस बात का वायदा करेंगे हम अपने आप से कि हम अपने किसानों की और जवानों की हिफाजत हमेशा करते रहेंगे, उनकी इज्जत हमेशा करते रहेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूंगी। हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान और जिसके हाथों में बागडोर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम अन्य मेहमानों के साथ साथ इस कार्यक्रम में आपको हम एक एक करके उन तमाम लोगों की जो भागीदारी है, जिसमें जनता भी है, सरकार भी है, नेता भी है और सन्यासी भी हैं और समाज का हर एक अंग जिस तरह से उत्तराखंड के विकास में अपनी सहभागिता दे रहा है, जो उसका विजन है, वो सब कुछ एपीएन दर्पण में होगा। लेकिन इस वक्त इस क्षेत्र के, इस राज्य की कमान, इसके कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी इस मंच पर और तालियों के साथ। शुक्रिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, एक सबसे बड़ा सवाल जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे दिमाग में ये था कि आप जितने यंग हैं, युवा हैं, और जिस तरह से आपने इस देवभूमि, जो सबसे प्राचीन राज्य है एक तरह से कहा जा सकता है, उसकी कमान, उसकी बागडोर आपने संभाली। एयरपोर्ट से लेकर इस वेन्यू तक के रास्ते में बहुत कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई दी जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हुआ है या रास्ते में है, विकास रास्ते में है। आप क्या कहेंगे, विकास अभी रास्ते में है? कितनी मंजिल आपके हिसाब से चल चुका है? राज्य निर्माण के 18 वर्ष हुए हैं और राज्य निर्माण के पीछे जो एक महत्वपूर्ण कारण था कि लखनऊ से उत्तराखंड बहुत दूर है, पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ के लोग बड़े सहज हैं। लखनऊ में ये प्रचलित था कि उत्तराखंड से कोई भी जब आता है, सचिवालय में आता है या मंत्रीगणों के पास या मुख्यमंत्री के पास, तो उनकी निजी डिमांड नहीं होती, उनकी डिमांड सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। दूसरी बात, जो उत्तराखंड राज्य के पीछे जो कॉन्सेप्ट था या भारतीय जनता पार्टी ने उसको अंगीकार किया था, ये था कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और इन सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड बनना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का यह भी मत था कि उत्तराखंड को केंद्र शासित बनाना चाहिए। नया स्टेट है, कुछ दिन अगर केंद्र शासित रहेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उनको दिल्ली से उन पर इतनी निगाह रख पाना ये बहुत आसान नहीं था, और इसलिए दिल्ली ने निर्णय लिया कि इसको एक पूरे राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। राज्य का पिछड़ापन, यहाँ की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, लेकिन जो यहाँ की जो खासियत है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, यहाँ का जो मानव संसाधन है वो बड़ा श्रेष्ठ है। ये हमारी एक खासियत है जो हमको देश से बिल्कुल कुछ अलग महसूस कराती है। राज्य निर्माण के बाद ये तो मुझे निसंदेह कह सकता हूं कि लोगों की पहुंच ये आसान हुई है, और प्रशासनिक जो पकड़ होनी चाहिए वो भी आसान हुई है। विकास की गति बहुत अच्छी रही है। हम अगर देश की तुलना में देखें तो आज पर कैपिटा इनकम में देश के जो गिने 3-4 राज्य हैं उनमें एक उत्तराखंड आता है। देश की जो औसत पर कैपिटा इनकम है वो 1,25,000 है, और उत्तराखंड ने आज 1,90,000 क्रॉस किया है। पिछले 2 सालों में, 2 साल पहले जब हमने सरकार संभाली तो 1,61,000 थी, अगले वर्ष 1,76,000 हुई, और आज 1,90,000 हुई है। जो भविष्य है, अभी इन्वेस्टर समिट हमने अक्टूबर 7-8 को किया था देहरादून में, और अभी 4.25 महीना हुआ है। 13,000 करोड़ रुपया ग्राउंड हो चुका है इन 4.25 महीनों में। 300 करोड़ रुपया ये MSME में आया है। तो ये जो एक हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य एक ग्रोइंग स्टेट, फास्टली ग्रोइंग स्टेट है, और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसलिए आज जब हमने इन्वेस्टर समिट किया था डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से, तो यहाँ पर तमाम केवल भारत के नहीं, भारत के बाहर से भी लोग आए और उत्तराखंड ने उनको आकृष्ट किया है। तो मैं कह सकते हैं कि राज्य की जो आकांक्षाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन ये कह सकते हैं अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तुलना करें तो आज हमारी जो इकोनॉमी है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन राउत साहब, ये एक जो बड़ा सवाल है कि इन्वेस्टर समिट होता है, जाहिर सी बात है कि तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट आते हैं, MOUs होते हैं, पर ग्राउंड पे बहुत सारी बातें नहीं हो पाती हैं और वो बस साइन होता है और रह जाता है। आपने ऐसी कौन सी बूटी इन लोगों को दी कि इन्होंने यहाँ पर ही रहना उचित समझा, और जैसा कि आपने बताया कि इतने सारे पैसे अभी आए हैं, MSME में भी बहुत पैसा आया है, आखिर ये कौन सी जड़ी बूटी है जिसमें अंबानीज को, अडानीज को और तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को उत्तराखंड में भविष्य दिखने लगा? मैं आपको बताऊं कि हमारे लगभग 1,24,000 करोड़ के MOU हुए और 13,000 करोड़ से ज़्यादा के हमारे ग्राउंड पर आए हैं। हमने उनको एक तो उत्तराखंड की जो हमारे पास एक प्रकृति ने जो हमको दिया है, ये देवभूमि है और साथ में वीर भूमि है। तीसरी बात, यहाँ का जो मानव संसाधन है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का है। चौथी जो चीज़ है कि जो किसी भी उद्योग को चाहिए उसको कनेक्टिविटी चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से, चाहे आज एयर कनेक्टिविटी है, आज देश के तमाम प्रमुख शहरों से उत्तराखंड जुड़ा है, गुवाहाटी तक जुड़ा है, कलकत्ता तक, अहमदाबाद, जयपुर, दक्षिण के नागपुर है, भोपाल है, कोयम्बटूर है, बेंगलुरु, बम्बई, अमृतसर, जम्मू, बनारस, ये सब आज एयर कनेक्टिविटी पर हैं, रेल की कनेक्टिविटी पर हैं। साथ ही जो रोड्स का है, रोड्स का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, जो स्किल्ड मैन पावर जो चाहिए उद्योगों के लिए, वो प्रचुर मात्रा में उत्तराखंड में है। हमारी जो मैन पावर है वो कंस्ट्रक्टिव है, विद्रोही नहीं है, वो काम करने में विश्वास करती है। आज NIT हमारे पास है,
सीपेट हमारे पास है, NLU हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हम इसी वर्ष उसका भी कुछ दिनों में शिलान्यास करने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये तमाम हमारे पास हैं। तो जो किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। साथ ही इसके अलावा जो उत्तराखंड है वो एडवेंचर है। यहाँ पर जो परमात्मा का जो बड़ा आशीर्वाद है कि देवभूमि है ये, तो ये आप पैसे से समृद्धि तो ला सकते हैं लेकिन प्रसन्नता नहीं ला सकते हैं। हैप्पीनेस जो होना चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, वो इस धरती में वो खासियत है कि वो संतुष्टि प्रदान करती है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, कोई वैज्ञानिक कोई बड़ा भारी शोध कार्य कर रहा होगा, कोई इंडस्ट्रिस्ट कोई बहुत बड़ा उद्योग लगा रहा होगा, कोई अभिनेता होगा बहुत अच्छी एक्टिंग करना चाहता होगा, बच्चे बहुत कुछ करने चाहते होंगे, खेल करना चाहते होंगे, लेकिन अगर संतुष्टि नहीं है तो सब बेकार है। वो संतुष्टि यहाँ पर उत्तराखंड में वो ताकत है, इस भूमि में वो ताकत है। इन सब चीज़ों से हमने देश में और देश के बाहर हमने उनको अपनी बात कही, उन्होंने हमारी बात समझी। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जब मिला था तो महेश भट्ट रोमानिया जा रहे थे एक शूटिंग के लिए, उनके छोटे भाई उसमें आए थे। तो मैंने उनको ऐसे हंसी मजाक में कहा, मैंने कहा कि रोमानिया भारत में भी है, आप वहाँ क्यों नहीं आते हैं, आप बाहर क्यों जाते हैं, अपने देश में पैसा लगाइए। तो कह रहे कहाँ रोमानिया है। मैंने कहा मेरा उत्तराखंड रोमानिया से कम नहीं है, आप यहाँ आइए तो सही। और वो यहाँ पर आए, पूरी टीम लेकर बाद में यहाँ पर आए और उन्होंने जो हमारा सीमांत गांव है माना, वहाँ पर उन्होंने शूटिंग के लिए तय किया। आखिरी गांव है बद्रीनाथ से आगे, उन्होंने त्रिजुगी नारायण में गए, केदारनाथ गए, ओली गए, पूरा ऋषिकेश, हमारी टिहरी की जो पूरा जो झील का एरिया है सब उन्होंने वहाँ भ्रमण किया। और उनको हमारी बात में कुछ वजन नजर आया और उन्होंने कहा हम यहाँ इस काम को करेंगे। आज अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, रजनीकांत आए, महेश बाबू आए, तमाम बड़े बड़े स्टार यहाँ पर शूटिंग के लिए आ रहे हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन की जरूरत है और उनको विश्वास दिलाने की जरूरत है कि भाई हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। आमतौर पे देखें अगर हम आम भारतीयों की नज़र से अभी तक हमने जो उत्तराखंड को देखा है तो हमने ये समझा कि टूरिज्म है यहाँ पर और भ्रमण के लिए आ सकते हैं, आप मंदिरों को घूमने के लिए आ सकते हैं। आपने जो बताया है इसके हिसाब से बहुत सारे और क्षेत्र हैं जिसको आप धीरे धीरे करके खोल रहे हैं और इससे हेल्थ इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स जो आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है त्रिवेंद्र जी की यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत हो, एम्स जैसे बड़ी बड़ी संस्थान हो। मैंने सुना है कि आपने इसके क्षेत्र में बहुत आगे कदम बढ़ाए हैं और इस पे ये तवज्जो है आपकी कि आप यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधा है उसको बढ़ाएं। क्या ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट में है सबसे ऊपर? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर स्वस्थ शरीर है तो उसी में स्वस्थ मन भी आवास करता है और स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो सब दिक्कत ही दिक्कतें हैं जी। और इसलिए हमने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी पर रखा, चाहे डॉक्टर्स की नियुक्ति होंगी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो। आज हमारे 35 अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज, अब तो 2 हो गए, इनको हमने गवर्न कर दिया। टेली मेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी और टेली कार्डियोलॉजी, और हम बहुत जल्दी टेली पैथोलॉजी भी शुरू करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि उत्तराखंड राज्य की जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं, कोई भी सरकार वो अपना प्रयास करती है, लेकिन डॉक्टर वहाँ पर जाते हैं, ज्वाइन करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं, वहाँ पर ठहरते नहीं हैं। हमने उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और आज उन स्थानों पर हम अपोलो से उनको जोड़ा है। यहाँ तक कि जो हमारी टेली रेडियोलॉजी है वो यूके में भी डॉक्टर्स हैं, वहाँ तक हमने उनसे हम कंसल्टेंसी लेते हैं। जो हमारे ब्लड बैंक हैं वो हमने सब कर दिए हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन है। एक तो हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमने छतरी दिया है आज पूरे उत्तराखंड को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, ऐसे 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज दिया। उसमें उत्तराखंड के लगभग 5,37,000 परिवार
कवर अप होते हैं। लेकिन उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड की जो हमारी पब्लिक है, ये ठीक है कि उत्तराखंड में भूखमरी नहीं है, उत्तराखंड में गरीबी का वो लेवल भी नहीं है कि जो मुझे देश में और जगह देखने को मिलता है। लेकिन ये भी सच है कि यहां लोग बहुत संपन्न भी नहीं है। और जो एक जिसको हम एपीएल कहते हैं, एक फ्रैक्चर हो गया, पैर में दुर्घटनाएं होती हैं, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो एक झटके में अंत्योदय की स्थिति में पहुंच जाता है। उसका सारा जो बैलेंस होता है, परिवार का जो बजट होता है, वो सारा गड़बड़ा जाता है। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड के हर परिवार को इस योजना से आच्छादित करेंगे, और इसलिए हमने उत्तराखंड को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना दी। और आज उत्तराखंड के हर परिवार को हमने 5 लाख रुपए सालाना का ये स्वास्थ्य की कवरेज में लिया है। तो उससे एक संतुष्टि है, और मुझे लगता है कि ये अपने देश की सबसे बड़ी योजना है। और इससे लोगों का जो सुरक्षा का भाव है, एक भय होता था, कई बार हमने देखा कि महिलाओं ने गहने बेच दिए, खेत बेच दिए, भारी उस पर इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं अपने परिवार के, अपने बच्चे की, अपने पति की या अपने पत्नी की जान बचाने के लिए। मुझे लगता है कि इससे उनको थोड़ा सा उनको एक सुरक्षा का भाव उनके मन में आएगा। कैशलेस व्यवस्था है, किसी अस्पताल में जाते हैं तो उनको जेब में अगर पैसा नहीं भी है तो वहीं पर अपना इलाज करा सकते हैं, जो लिस्टेड अस्पताल हैं। तो उनको एक सुरक्षा का भाव और एक संतुष्टि का भाव उनके मन में जगह है। आईटीपीएल का जो मसला था, जिसमें आपने 950 एकड़ जमीन वापस लिया है सरकार से, और उसकी एक कहानी है लंबी, और एक मुख्यमंत्री को भी लड़ना पड़ता है किस तरह से व्यवस्था से, ये भी अपने आप में एक रोचक कहानी है। उसको लेकर आपके क्या विजन है? इतना आपने ले तो लिया है, लेकिन उसके आगे उसको कैसे आप डेवलप करने वाले हैं? क्या मिलने वाला है उससे राज्य को? क्योंकि ये आईडीवीएल की भूमि थी, ये लगभग 934 एकड़ भूमि है, ये गंगा जी के किनारे है। इस पर काफी लंबे समय से हम लोगों की डिमांड थी कि ये भूमि जब फैक्ट्री नहीं चल रही है तो ये उत्तराखंड सरकार को मिलना चाहिए। और आज भारत सरकार ने उस पर अपनी हमको अधिकार दे दिया है। उस पर हमारी परिकल्पना जो है, एक तो हम चाहते हैं वहां पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ये उत्तराखंड में बने, गंगा जी के किनारे बने। उसके अलावा वहां पर हम 100 एकड़ भूमि में जो आईटी से संबंधित कुछ उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, और कुछ अन्य ऐसी एक्टिविटी जिस पर हम हाई एंड टूरिस्ट को वहां पर आमंत्रित कर सकें। उत्तराखंड में आज लगभग 4 करोड़ पर्यटक आते हैं, लेकिन जिस पर्यटक की हमको आवश्यकता है आज हमारी इकोनॉमी को जो एक बैकअप दे सकता है, उस तरह के पर्यटक की अपने यहाँ संख्या कम है, अभी बहुत कम संख्या है। विदेशी पर्यटक लगभग 20 लाख के करीब सालाना यहाँ पर आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी संख्या बढ़े, और इसलिए उसके लिए हम पूरी प्लानिंग हमारी चल रही है। अभी 934 एकड़ आईडीपीएल की मिली है। हमारी कोशिश ऐसी है कि हम आने वाले साल भर में एक 4-5 हजार एकड़ भूमि का एक ऐसा लैंड बैंक हम राज्य में बनाएंगे। उस पर हमारा काम चल रहा है। मुझे लगता है कि हमको जनता का आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से उसको भी हम प्राप्त करेंगे। लखवाड़ बांध भी क्या इसी सीरीज में हम माने कि लखवाड़ बांध को भी इसी? लखवाड़ बांध 42 वर्षों से ये परियोजना पर काम चल रहा है जी। इसके टेंडर भी हो गए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि इलेक्शन से पहले इसके टेंडर हो जाते थे, शिलान्यास भी हो जाता था। लेकिन जो उसकी जरूरत थी कि उस पर 7 राज्यों की सहमति, उस पर दूसरा ये कि जो फाइनेंस कमेटी है भारत सरकार की, उसकी सहमति हुई नहीं। टेंडर भी हो गए। तो इस तरह से एक तरह से छलावा जैसा हुआ जनता के साथ में। हमने आज उस सारे जो कमियां थी उसको दूर कर दिया है। रेणुका झील का भी कम कर दिया है, उसको दूर कर दिया है। उसका भी स्पष्ट हो गया कि उत्तराखंड का क्या हिस्सा होगा, हरियाणा का क्या होगा, हिमाचल का क्या होगा, बिजली पर किसका क्या अधिकार होगा। जो लखवाड़ की जो सबसे बड़ी जो खासियत है, उस पर बिजली हमको बहुत सस्ते दर पर मिलने वाली है। और किसाऊ में भी जो डिवीजन हुआ है, इसका रेट पहले 6 रुपया था पर यूनिट, आज ये 2 रुपये 36 पैसे पर यूनिट ये हमको मिलेगा। इसकी जो खासियत है, जो हमने इसमें विशेष जो हमने काम किया, जो विशेष प्रयास किया, ये
ये ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको हमको करोड़ों रुपए सालाना ये हमारी स्टेट को राजस्व मिलेगा और हमारे राज्य को जो ऊर्जा जो हम आज 1000 मेगावाट बाहर से खरीदते हैं, नेशनल ग्रिड से खरीदते हैं, वो भी हमारी धीरे धीरे वो कमी दूर हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो विलंबित थी जो परियोजनाएं, उसमें जो कमियां थी, छोटी छोटी कमियां कहीं, वो आज सारी दूर हुई हैं। और इसके लिए मैं माननीय गडकरी जी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने इसमें निर्णय लिए हैं। तो निर्णय तो उन्हीं को लेना था, हम तो अपनी राय व्यक्त कर सकते थे, अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए हैं, मैं निश्चित रूप से, आपने उसका सवाल पूछा है तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा आपके माध्यम से। गडकरी जी जरूर इस बात को सुन रहे होंगे और जितनी फाइल्स कम से कम उत्तराखंड के लिए हैं वो जल्दी जल्दी क्लियर होंगी। एक और बड़ा सवाल है सर, जब हम अब एकदम से मुहाने पर हैं 2019 चुनाव के भी, और उत्तराखंड से अभी हाल में जिस तरह की राज्यों में चुनाव हुए हैं और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, उसको लेकर एक खास तरह की निराशा क्या आपको लगता है कि है, या फिर उसको ये माना जाए कि वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, नए साल के साथ नया अध्याय शुरू हो चुका है? मैं मानता हूं कि वो एक छोटी सी असफलता है जी। और ये छोटी सी असफलता हमको बड़ी सफलता दिलाने वाली है। उत्तराखंड में जो भी चुनाव इस बीच में हैं, उत्तराखंड की जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है। लोकल बॉडीज के चुनाव में विधानसभा में जहां 42% वोट पड़ा था, वहां इस हमको 46% वोट पड़ा है। जिला पंचायतों में कुछ जगहों पर चुनाव हुए जहां पर हम कभी नहीं जीते थे 47 के बाद, आज हम वहां पर चुनाव जीते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने नेतृत्व को आश्वस्त कर रहा हूं कि उत्तराखंड 2014 में 5 सीट लाया था, 2019 में फिर 5 लोकसभा की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगे। कौन सा डॉक्ट्राइन आप देने वाले हैं, कौन सी मेडिसिन है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जी उत्तराखंड का जो चिंतन उनके मस्तिष्क में है, जो उनके उत्तराखंड के बारे में जो विजन है, जो ऑल ओवर रोड उत्तराखंड को मिला है, जो रेलवे लाइन हमको ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग जिस पर काम चालू हो गया, और उससे आगे हमारा जो सर्वेक्षण का काम है बद्रीनाथ के लिए, केदारनाथ के लिए, गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री के लिए और टनकपुर टू बागेश्वर के लिए अभी 16,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट इस पर है, जो कर्णप्रयाग तक है। 46,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आगे होने वाला है। ऑल ओवर रोड उन्होंने दिया, लगभग 12,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस पर आएगा, आज चल रहा है, काम चल रहा है। अब ये उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद की सोच नहीं है। मुझे याद है 2001 में 14-15 मई की बात है, बद्रीनाथ में हमारी एक बैठक हुई थी बीजेपी की जी। और तभी मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी थे। उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, इन 4 धामों में दुनिया का 120 करोड़ हिंदू आना चाहता है, उसकी आस्था है, वो गंगा जल का एक आचमन लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो है ही नहीं। सड़कें अच्छी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, होटल्स नहीं है। ये उन्होंने तब ये बात कही थी, और जब आज उनको मौका मिला 2014 में, उन्होंने सब कुछ उत्तराखंड को दे दिया। और इसलिए उत्तराखंड की जनता ये बहुत अच्छी तरह से समझती है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से किस तरह का लगाव है। आज चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों, सेना के मुखिया हों, आपके सिविल एविएशन में हों, तमाम जो निगम हैं उनमें हैं, आज उत्तराखंड के लोगों को एक विशेष स्थान मिला है, या ये उत्तराखंड के लोगों ने एक विशेष स्थान प्राप्त किया है अपने योग्यता के बल पर। ये उनको एक अवसर मिला है। तो इसको हर कोई समझता है कि मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इस राज्य का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल जी ने किया। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवार रहे हैं, तो काम यहाँ पर मोदी जी कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता का विश्वास, मैं कह सकता हूँ, कल रुद्रपुर में एक महारैली थी, जिस तरह वहाँ पर पब्लिक उमड़ी है, हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता का प्यार मोदी जी के प्रति और बढ़ा है।
बिल्कुल। जब जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं मुख्यमंत्री जी, हमेशा उन्होंने पानी, यहाँ की पानी और यहाँ की जवानी की बात की है। आप अगर आपके अपनी नज़रों से मैं देखूं तो पानी और जवानी के अलावा आप और कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसको आप देश के सामने रखना चाहेंगे उत्तराखंड की तरफ से? देखिए, उत्तराखंड में और विशेषकर जो पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि जो हमारा मैदानी भाग है ये लगभग इंडस्ट्री की दृष्टि से देखें हम तो सैचुरेशन पर आ गया है, लेकिन उत्तराखंड का जो पर्वतीय भाग है हमने उस पर काम किया है। हमने ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना की है कि हमारे जो दूरस्थ गांव हैं वहां पर हमारे पास कुछ संसाधन ऐसे जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, जो हमारी नदियों में है, हमारे जंगलों में है, हमारे खेतों के किनारे है। कुछ ऐसा है कि जो हम परंपरागत रूप से अपने खेतों में कर रहे हैं, और कुछ ऐसा है कि जिसको हम कर सकते हैं मार्केट की डिमांड के हिसाब से। और उस दृष्टि से हमने ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना दी और उस परिकल्पना पर आज काम हो रहा है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ चीड़ बड़ी मात्रा में है। पाइन हमारी आग का कारण बनता है, उसके कारण जनहानि होती है, धनहानि होती है। तमाम जो जीव जंतु हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है जब आगजनी होती है मई जून के महीने में। आज चीड़ पर अपने वैज्ञानिकों ने जो शोध कार्य किया, ये चीड़ हमारे को जो ऐसा लगता है कि ये विनाश का कारण है। अभी सुंदरलाल बहुगुणा जी को सब लोग जानते हैं, तो अभी एक दिन राजभवन में चाय पर बैठे थे तो उन्होंने एक ही डिमांड किया कि इस चीड़ को खत्म करो। लेकिन चीड़ अब विनाश का नहीं, अब चीड़ उत्तराखंड के विकास का माध्यम बनेगी, ये मैं यहां पर कह रहा हूं। चीड़ पर जो रिसर्च हुई है, चीड़ से जो बाई प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो बहुत कीमती हैं और वो रोजगार देने में सक्षम है। अब हमने पाइन नीडल पॉलिसी राज्य में लाए, अभी कल ही हमने 50 करोड़ रुपए के टेंडर निकाले, कल के अखबारों में विज्ञापित हुए हैं कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसका हम टर्पेन ऑयल उससे बनाएंगे, डीजल हम उससे बनाएंगे, और जो बायोमास जो बच जाएगा उससे हम बिजली बनाएंगे। टर्पेन ऑयल जब चीड़ की पत्तियों में से अलग हो जाएगा तो उससे पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का बन सकता है। और 50 करोड़ के टेंडर हमने कल ही निकाले। ये नई चीज उत्तराखंड में इसकी एक शुरुआत हुई है। सोलर पर 200 करोड़ के टेंडर हमने परसों निकाले हैं और हमने कुछ नीतिगत परिवर्तन किए हैं। खेत बंजर पड़े हुए हैं, इन खेतों पर हमने परमिट किया है कि आप उस पर सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उसके भी 200 करोड़ के टेंडर हमने भी 2 दिन पहले निकाले हैं। तो ये एक नया फील्ड है और ये सब पहाड़ों के लिए जो हमने 1,24,000 करोड़ के जो एमओयू साइन किए, उसमें से 40,000 करोड़ के एमओयू ऐसे हैं कि जो पहाड़ों के लिए हैं, पर्यटन के लिए हैं, एडवेंचर टूरिज्म के लिए हैं, ये जो ग्रोथ सेंटर्स के लिए हैं, आपका पाइन नीडल्स के लिए हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये होगा। तो जो राज्य बनाने के पीछे जो ये दूरस्थ क्षेत्र जो पर्वतीय भूभाग है उसके डेवलपमेंट की जो सोच थी, मुझे लगता है कि उसको साकार होने का समय आया है। धीरे धीरे अभी ये वक्त आ रहा है। लेकिन जैसे आपकी अगर मैं बातें सुनूं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सहज तरीके से आप बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस सियासत और सत्ता दोनों ही इतनी आसानी से तो नहीं चलती। कहीं कोई हर्डल जहां आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे जहां आप फंस जाते हैं, कहीं कोई पेच जहां पे जो आप सुलझाने की कोशिश में अभी लगे हुए हैं? ऐसा है कि मेरा ये सोचना है कि दिल्ली में खूब पेच दिख रहा है हम लोगों को, इसलिए यहाँ पे पेच है नहीं है। इंदिरा हृदय जी भी बैठी है, इसलिए ये पेच समझना ज्यादा जरूरी है। नहीं, वो तो हमारी बहन भी हैं। लेकिन मेरा एक बहुत ही साधारण सोच है, बहुत सिंपल सोच है कि जो अच्छा लगे इससे पूछो, इससे मत पूछो। ये कहे कि ठीक है तो कर डालो उसको। तो कोई पेंच ऐसा नहीं अभी तक कि जो आड़े आया हो। जो अच्छा लगता है उसको बेझिझक करते हैं, उस पर हम किसी तरह की चिंता नहीं करते हैं। परिणाम अच्छा होना चाहिए। हो सकता है कि इस समय किसी को कोई चीज ठीक न लगे, लेकिन आने वाले समय में उसके अच्छे परिणाम होने वाले हैं। अगर हम इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं
तो फिर कोई हिचक नहीं होती है और उत्तराखंड में भरपूर सहयोग हमको मिलता है। उत्तराखंड की जनता ने इतना भारी बहुमत अगर हमारे पक्ष में दिया है, भाजपा के पक्ष में दिया है, तो मुझे लगता है कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं, हर किसी की सोच ये दूरदृष्टि नहीं हो सकती है जी। हमने देखिए कुछ काम किए। रिस्पना नदी है देहरादून की, ऋषिपर्णा, तो हमने उसको नाम दिया रिस्पना टू ऋषिपर्णा, मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा। ऋषिपर्णा में पानी था, रिस्पना आज ड्राई है, तो हम इसको फिर ऋषिपर्णा बनाएंगे। कुमाऊं की लाइफ लाइन है कोसी नदी, जो कौसानी से निकलती है। उसमें 48 सोर्स हुआ करते थे कभी पानी के, आज 8 रह गए हैं, 40 सोर्स सूख गए हैं। इनको रिजुविनेशन का हमने और जन सहयोग लिया हमने इसमें। मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि ये सरकारी प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए, इसमें आबाल वृद्ध इसमें सहयोग करें, उनको ये लगे कि हमारा प्रोग्राम है ये, उस पर हम काम कर रहे हैं। और मैंने देहरादून की जनता को आश्वस्त किया कि हम 2 साल में रिस्पना को पुनर्जीवित कर देंगे, जिसमें आज पानी नहीं है। दूसरी चीज, हम देहरादून को 24/7 ग्रेविटी वाटर देंगे। 3 योजनाएं हम देहरादून के लिए जो दूरगामी हैं, 3 योजनाएं हम देहरादून में, एक का पर काम चालू हो गया है, वो सूर्यधार परियोजना, एक सौंग का है, थोड़ा बहुत उसमें अभी हर्डल्स हैं, उनको दूर करना है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बाधाएं नहीं है। और एक मलढूंग परियोजना इधर, उसी तरह से नैनीताल में जमरानी बांध परियोजना है, उसमें भी अभी तक टेक्निकल जो रिपोर्ट मिलनी चाहिए थी, जो उसकी संस्तुति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई थी, लेकिन अभी 3 दिन पहले उस पर भी संस्तुति मिल गई है। इवन जो पंचेश्वर बांध जो बनेगा भविष्य में 12-15 साल लगेंगे, उसमें भी हमने कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि हम उधम सिंह नगर और जो चंपावत का तराई का भाग है, उसको पूरा ग्रेविटी वाटर देंगे। यानी कि हम पूरी तराई को, जो हम जमीन के अंदर से पानी खींचते तो जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पानी जाए, हम इसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हमारी कोशिश है कि जहां पर भी ग्रेविटी वाटर दिया जा सकता है, हमारा कोटद्वार है, खो नदी बगल में बहती है, पानी सब बेकार जा रहा है, तो हमने कॉन्सेप्ट दिया कि वाटर कॉर्पस, जैसे हम पैसा कोई इकट्ठा करते, कोई संस्थाएं संचालित करते हैं, तो हम जो मूलधन है उसको नहीं छेड़ते, हम केवल जो इंटरेस्ट है उससे अपनी संस्था को संचालित करते हैं। ऐसे ही वाटर कॉर्पस है कि हमारा जो पानी का जो नेचुरल फ्लो है वो बना रहे, और हम वर्षा का इतना पानी इकट्ठा कर लें कि उसको हम पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उसका अगर हम इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूं कि ये जो लंबी सोच, जो मैंने कहा कि कुछ हम भविष्य की सोच के आधार पर जो काम कर रहे हैं, ये हमारे कुछ सोच है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और 1-2 साल में उसके परिणाम भी आएंगे। तो मोदी जी ने तो 2024 तक की ताकीद की थी अपने लिए, आप क्या आने वाले 15-20 सालों तक अपने लिए ताकीद कर रहे हैं? जिस तरह की सोच है आपकी, क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही हम मेरी सोच तो केवल इतनी है जी कि हम अच्छा काम करें, लोगों को अच्छा लगे जी। राजनीति की जो कोठरी है उसमें से साफ सुथरे बाहर निकल जाएं, बस इतनी सोच है। इसके अलावा जब साफ सुथरी और खूबसूरती की बात चल रही है रावत जी, तो नदियों का जो किनारा है, रिवर फ्रंट्स हैं, उसको खूबसूरत बनाने का आपने बहुत अच्छी पहल की है। उस योजना को किस तरह से हम, जो आम पर्यटक है, वो कैसे समझे? अब अगर एक आम पर्यटक जो उत्तराखंड में आता है, वो क्या नयापन देखेगा रिवर फ्रंट्स को लेके? देखिए, रिवर फ्रंट को देख करके मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो नमामि गंगे मंत्रालय है, उसके द्वारा जो गंगा नदी है उसके बहुत अच्छा उस पर काम हुआ है। लगभग 66 परियोजनाएं हमारी हैं, जिनमें से 45 कंप्लीट हो गई हैं। कुछ इस मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी, कुछ अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसी में रिस्पना, जो देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियां हैं, इसके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट स्वीकार हुए हैं। ऐसी जो कोसी नदी है उसके लिए भी स्वीकार, भारत सरकार ने कुछ मदद हमको किया है। नदी यानी जल और हवा, ये दोनों ऐसी चीजें हैं, ऐसे जीवन देने वाली चीजें हैं कि हवा शुद्ध रहे, नदियों का पानी शुद्ध रहे। सरकार तो अपना प्रयास कर रही है, बहुत बड़ा बजट
20,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट भारत सरकार ने इसमें केवल गंगा जी के उद्धार के लिए दिया है, उसकी निर्मलता के लिए दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्वच्छता है, चाहे जल की स्वच्छता हो, चाहे हवा की स्वच्छता हो, इसमें आम नागरिक को अपनी सहभागिता निभानी होगी। जब आम नागरिक, माना अभी झाड़ू मार के कोई चला गया, पीछे से कोई जाए वहां पर केले का छिलका डाल दे, इसलिए आम नागरिक और जो सिविक सेंस है उसको डेवलप करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नदियों के तटबंध हों, चाहे हमारे घर हों, घर के सब लोग अगर उसमें सहयोग करेंगे तो घर साफ सुथरा रहेगा। हमारी नदियां हैं, हमारे शहर हैं, सब लोग उसमें अपने अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे तो मुझे लगता है तभी उनको साफ सुथरा रखा जा सकता है। वाकई ये देवभूमि की तरह से दिखेगा। एक और सवाल है, खासकर जब भी उत्तराखंड में विकास की बात होती है तो एक आम भारतीय में या एक आम जागरूक इंसान में एक डर होता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जो पर्यावरण के खिलाफ हो जाए। कुछ पेड़ कटने की बात होती है, एनजीटी में केसेज आ जाते हैं, फिर भी उस संतुलन को आप कैसे बना पाते हैं, विकास भी और पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ भी नहीं? देखिए, उसके लिए एनजीटी के मानक हैं और उन मानकों का हम पूरा अनुपालन करते हैं। पर्यावरण संरक्षण करते हुए डेवलपमेंट, विकास, सामान्यतः जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और पर्यावरण की शुद्धता की बात करते हैं तो थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। दुधारी तलवार है एक साथ चलना। जी, विरोधाभासी सा लगता है कि जो डेवलपमेंट है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने उसके कुछ मानक निर्धारित किए हैं कि ताकि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे, कम से कम नुकसान हो और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हम विकास करें। जैसे कर्णप्रयाग के लिए रेल लाइन बिछ रही है तो उसमें इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखा गया है। 10 गुना पेड़ लगेंगे जितने कटेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी ताकि जो डीजल का जो प्रदूषण है वो न हो, साफ सफाई का, इन सारी चीज़ों का उसमें विशेष ध्यान रखा गया है। जो ऑल ओवर रोड बन रहा है उसमें भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने उसके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसके टेरिन के हिसाब से बनाया है, वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से बनाया है कि कहाँ पर औषधीय पौधे लग सकते हैं, कहाँ पर जड़ी बूटी लग सकती है, कहाँ ऑर्नामेंटल लग सकते हैं, कहाँ इमारती लग सकते हैं। इन सब चीज़ों का पूरा प्रोजेक्ट गौमुख से लेकर और गंगा सागर तक ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है विशेषज्ञों ने। तो मुझे लगता है कि जब विशेषज्ञ कोई, उनकी राय से कोई हम लोग काम करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। तो पर्यावरण का संरक्षण, जो मैंने कहा कि हवा की शुद्धता और जल की शुद्धता, ये बहुत ज़रूरी है, तो उसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। तो उसका संरक्षण करते हुए ये सारे काम उसकी पूरी कोशिश यहाँ पे हो रही है। विशेषज्ञता की बात चल रही है तो आप जैसा विशेषज्ञ, खासकर राजनीतिक विशेषज्ञ बहुत कम हुए बीजेपी के अंदर भी, मैं कहूँगी, जिसकी समझ अन्य राज्यों की भी बहुत ज़्यादा है, झारखंड की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की। कहाँ पा रहे हैं आप पार्टी को 2019 के मुहाने पर? देखिए, अभूतपूर्व काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। चाहे तकनीकी रूप से देखें, देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, या वैज्ञानिक क्षेत्र हम जिसको कहते हैं उसके आधार उस आधार पर हम देखें, आर्थिक स्तर पर हम देखें, आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है आज कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। महंगाई का जो लेवल आज से 5 साल पहले 10.2 था, आज वो 4.8 रह गया है। महंगाई पूरी तरह, पहले बोलते थे कि महंगाई कमर तोड़ रही है, आज महंगाई की कमर तोड़ दी गई है। चाहे किसान हो, चाहे कामगार हो, चाहे कर्मचारी हो, हर किसी के लिए, चाहे छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए हो, हर किसी के लिए इन 4.5 सालों में बेहतर काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी का स्वयं जो सीधा जो संबंध है, सीधा जो संपर्क है, यहाँ तक उन्होंने बच्चों के एग्जामिनेशन में उनको किसी तरह की टेंशन न हो, उनका भी ख्याल किया है। उनसे भी सीधा सीधा उन्होंने बातचीत किया है, किसानों से उन्होंने बातचीत किया है। हर किसी के लिए उन्होंने इन 4.5 वर्षों में काम किया है। जो उन्होंने कहा कि 2022 का जो भारत होगा वो नया भारत होगा, यानी कि हर किसी के पास अपना घर होगा,
उसमें टॉयलेट होगा, उसमें बिजली होगी, उसमें पानी की व्यवस्था होगी। ये कितना दुर्भाग्य है देश का कि देश 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है और देश में सबके पास अपना घर नहीं है। जिस तरह से उन्होंने उस तबके तक पहुंचने का काम किया और उनके लिए केवल एक थ्योरी नहीं दी है, बल्कि उनके लिए 9 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं साहब, 9 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए हैं। बिना पैसे वाले का खाता खोल दिया और उसमें करोड़ों रुपए आ गया। जो सिराहने के नीचे रहता था किसी व्यापारी के पास या किसी अड़ोसी पड़ोसी के पास दे देते मजदूर, आज जो पैसा अकाउंट में आया है वो पैसा जो डेड मनी होती थी आज वो देश के डेवलपमेंट में लग रही है। आज एक मजदूर का पैसा भी देश के विकास में अपना योगदान कर रहा है। तो ये जो ये जमीनी सोच है, उसका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। आज उनके सामने कौन सा व्यक्तित्व है देश में? कोई सामने ठहर कौन सा रहा है? और ये देश की जनता ये बहुत अच्छी तरह समझती है। देश की सेनाओं को मजबूत करने का काम, राफेल जैसे लड़ाकू विमान खरीदे हैं, चिनूक जैसे यहां पर खरीदे गए हैं, आज मेक इन इंडिया के तहत टैंकर भारत में बन रहे हैं। तो जो जिस विजन के साथ वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश उस जरूरत को समझता है और देश उनको पुनः एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। जी, लेकिन सलाह क्या होगी आपके कार्यकर्ताओं के लिए कि किस तरह की बहुत सारे ऐसी बातें भी हैं, राव जी सियासत है तो बहुत सारे विवाद भी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका जवाब विपक्ष चाह रहा है, जिसका जवाब विपक्ष मुद्दे जिसको बना रहा है, आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से उसको निपटा जाए? देखिए, मैं बहुत ज्यादा आलोचनाओं पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बैठक हम लोगों की दिल्ली में हुई थी जी। उन्होंने एक बात कही थी कि देखो, देश की जनता के सामने जब हम वोट मांगने के लिए गए तो हमने कहा कि देश में हर रोज एक भ्रष्टाचार की खबर आ रही है और देश की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको समर्थन दिया है और जितना मांगा उससे अधिक दिया है। शायद हम और मांगते तो और ज्यादा मिलता। देश की जनता देने को तैयार है, लेकिन अब हमको इस बात की गारंटी देनी है कि हम पर कोई भी ऐसा लांछन न लगे कि हमने कहीं पर भ्रष्टाचार किया है, कहीं पर भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है। ये इस गारंटी के साथ हमको सरकार चलानी है। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है बिल्कुल स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला कार्यकाल है, जो कोई भी लांछन नहीं लगा है। लांछन लगाना अलग चीज, आरोप लगते हैं, लेकिन आज पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो राफेल जो रट रहे हैं, उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई सामने रखी और इनका कहना था कि कैग की रिपोर्ट सामने रखना चाहिए। कैग ने भी कल कह दिया है कि 2.86% कम पर राफेल का सौदा हुआ है, सरकारों के बीच में हुआ है। मैं समझता हूं कि देश की जनता इन सब चीजों को समझती है और इसलिए मोदी सरकार जहां अपनी उपलब्धियों के साथ और जो वायदा जनता के साथ किया था, उस वायदे के साथ फिर जनता के बीच में जाएगी। लेकिन आज अगर हम बात करें, आज की तारीख की बात करें त्रिवेंद्र सिंह जी, तो पूरा देश उबल रहा है जिस तरह से पुलवामा में घटना हुई है। और एक सुर में यदि पूछा जाए, इस वक्त यदि कोई मैंडेट लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि इसका एक कड़ा जवाब देश के लोग चाह रहे हैं। उत्तराखंड की भूमि जवानों की भूमि है, वीरों की भूमि है। आप इस पूरी घटना का जवाब किस तरह से सोच रहे हैं? क्या आपको लग रहा है, कितना आप व्यथित हैं? जाहिर सी बात है कि आप व्यथित हैं, लेकिन किस तरह से इस तरह की कायराना चीजों से निपटा जाए? देखिए, एक बहुत ही गंभीर सवाल है ये। कुछ बातें नहीं बोली जा सकती हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर आज नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। कश्मीर के अंदर भी अगर हम देखें तो वहां पर हर साल 40-50 नौजवान मिसिंग हैं, इस तरह की खबरें आती थी। और मिसिंग का मतलब वो पाकिस्तान चले गए, वो आतंकवादी कैंपों में चले गए, ये होता था। आज ये 4-5 पर आ गया है। तो मुझे लगता है कि पुलवामा में कल जो कुछ भी हुआ,
या ये दिया बुझने से पहले का संकेत है? ये दिया बुझने से पहले का संकेत है। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा। हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, उन पर हमको पूरा भरोसा रखना चाहिए, उनका मनोबल ऊंचा रहे। ये हमारी एक नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पुलवामा का जिस भाषा में, जिस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए, वो समय की इंतजारी करना चाहिए, उनको जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और बहुत सारे सवाल आम लोगों के भी हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनके बीच में भी हैं। जरूर मैं चाहूंगी कि दर्शकों का एक तो सवाल लिया जाए। नमस्कार। नमस्कार। उत्तराखंड को एक वक्त में ये माना जाता था कि ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी से चलने वाला राज्य है, लेकिन आज उत्तराखंड की स्थिति ये हो गई है कि मनी ऑर्डर उत्तराखंड में आने के बजाय उत्तराखंड से मनी ऑर्डर बाहर ज़्यादा जाने लगे। इस राज्य की जो स्थापना हुई थी वो पहाड़ी राज्य के तौर पर हुई थी। जो विकास का हमारा जो मॉडल है, क्या आपको लगता है कि वो मॉडल वाकई में हमारी जो पहाड़ी राज्य की अवधारणा है उसकी तरफ जा रहा है या उसके खिलाफ जा रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा और शायद आपको संतुष्टि भी होगी। मैंने अभी बताया कि 40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो पहाड़ों में है। हमको प्रकृति ने जो दिया है उसको पहचानने की कोशिश की है इस सरकार ने। चाहे ग्रोथ सेंटर हो, चाहे चीड़ वाला मसला हो, कि चीड़ के जो प्रोडक्ट हैं, 143 प्रोडक्ट हैं चीड़ के, उसकी पत्ती से लेके, उसके छिलकों से लेकर के और उसके अंदर जो रेजिन है, लीसा है, उन सब से 143 किस्म के प्रोडक्ट हैं। और जो बहुत अच्छा हमको राजस्व दे सकते हैं। अभी बागेश्वर में एक फैक्ट्री अभी हमने इन्वेस्टर समिट में वो लोग आए थे, वो संचालित हो गई है। मैं उसका उद्घाटन करने भी गया था। जो बातें मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो प्रत्यक्ष जो चीज़ें की हैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। जो फिल्मों की दृष्टि, शूटिंग की दृष्टि से हमने उत्तराखंड को जो शूटिंग शुल्क है उससे मुक्त किया है। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। फिल्म पर जितना खर्चा होता है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। 10,000 रुपया रोज का मिलता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक मैसेज होता है। हमको फिल्म फ्रेंडली अवार्ड मिला। एक फिल्म की शूटिंग हुई टेहरी में, 65 दिन तक धनोल्टी से लेकर टेहरी का हर होटल बुक था। आज उसके बाद जो बड़े बैनर की फिल्में हैं, मैंने पहले ही बताया कि रजनीकांत यहाँ पर आ गए, महेश बाबू यहाँ पर शूट करने वाले हैं, राजा मौली यहाँ पर लोकेशन देख गए हैं। अभी अमिताभ बच्चन यहाँ पर 35 दिन के लिए शूटिंग करने के लिए अभी कुछ दिन बाद यहाँ पर आने वाले हैं। आज जो बड़े बड़े बैनर हैं उससे एक स्वरोजगार जनरेट होगा, कुछ होगा। तो मुझे ये जो मॉडल हमने प्रदेश को दिया है, मैं समझता हूँ कि इससे राज्य का जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड एरिया है उसका डेवलपमेंट होगा। मुझे पता है कि हमारी उधम सिंह नगर की पर व्यक्ति सबसे ज़्यादा इनकम है, लेकिन सबसे कम बागेश्वर की है। तो हमको बागेश्वर में क्या हो सकता है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम हमको वहाँ की बढ़ानी है। स्टेट की बढ़ गई है, लेकिन अब हमको जो हमारे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बढ़ानी है। तो वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है उसको हमको बेहतर इस्तेमाल करना होगा। यानी पूरा फोकस पहाड़ पर है। पहाड़ के अलावा एक बहुत देर से मैं देख रही हूँ त्रिवेंद्र जी की इतनी ऊर्जा लाते कहाँ से हैं? क्या ये पहाड़ी होने की वजह से इतनी ऊर्जा है? इतना काम करने की ऊर्जा बिना थके हुए आता कहाँ से है? देखिए, जो अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य भगवान है। वो सबसे उत्तराखंड को सर्वाधिक मिलता है, पहाड़ों को सबसे ज्यादा मिलता है। बाकी जो पहाड़ की जो जियोग्राफी है, पहाड़ का जो टेरिन है, ये मजबूत करता चला जाता है। और आध्यात्मिक जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो हमारे देवस्थान हमको देते हैं। और इसलिए यहाँ पर दैवीय भी और मानवीय भी
ऊर्जा यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। ऊर्जा लेने के लिए दुनिया यहाँ पर आती है। ऋषि मुनियों ने यहाँ पर आकर ऊर्जा ग्रहण की और सारी दुनिया को बांटी। फिर वो सारी दुनिया को बांटते हैं। जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उन्होंने दुनिया को जो ज्ञान उन्होंने दिया, जो विज्ञान उन्होंने दिया, वो दुनिया को उन्होंने बांटा है। और इसलिए उत्तराखंड का आदमी तो हर समय एनर्जाइज है। अब हमारी दीदी हैं, देखिए, अब 1974 से विधान परिषद और विधानसभा और सब जगह छाई हुई हैं। अब देखिए आप, तो सब ऊर्जा का भंडार है उत्तराखंड। यानी पक्ष भी ऊर्जावान है और विपक्ष भी उतना ही बिल्कुल निश्चित ऊर्जावान रूप से। विपक्ष ऊर्जावान होता है तो तभी पक्ष ज्यादा ऊर्जा उसमें आती है। विपक्ष तो ऊर्जा देता है पक्ष, सत्ता पक्ष को, तो आप ऊर्जा दे रही हैं हमको। ये मेरे ख्याल से ये सब चीजें जरूरी है केंद्र को भी सीखना। बहरहाल इस 2019 के चुनाव में जैसा कि आपने कहा है कि इसमें भी सफलता आपको मिलेगी और आने वाले वक्त में उत्तराखंड को आप नए विकास के मंजिलों तक लेके जाएंगे, इस उम्मीद के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपकी। बहुत नमस्कार। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम आप सबके सामने आएंगे तो गोविंद जी इस पूरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे और तमाम अन्य लोग जो नेता हैं यहाँ पर और जो बाकी लोग हैं जो राज्य के विकास में सहयोग देने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए APN।